हेलो फ्रेंड्स, मैं पूर्णचंद्र साहू आप सभी को स्वागत करता हूं मेरा यूट्यूब चैनल माइनिंग लेजिस्लेशन बाय पीसी साहू में। आज का जो क्वेश्चन सेट है ये रैंडमली बनाया गया है, जो कि स्पेशली माइनिंग मेट और फोरमैन एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो और देखते हैं क्वेश्चन सेट में क्या क्या इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और जो लोग चैनल में नया है वो लोग चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें और अपना फ्रेंड सर्कल में भी वीडियो को शेयर करें ताकि सब लोग इसका फ़ायदा उठा सकते हैं। शुरू करते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन के तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इन ए माइन 5 वर्कमैन इंस्पेक्टर्स आर देयर, व्हाट मे बी द एवरेज एम्प्लॉयमेंट ऑफ द माइन अमंग द फॉलोइंग। ये क्या पूछ रहा है कि एक माइंस में 5 वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किए गए हैं, तो उस माइंस में एवरेज एम्प्लॉयमेंट कितना हो सकता है। ऑप्शंस क्या क्या है? 3,498, 3,506, 3,741, 2,198। तो दोस्तों कैसे निकालेंगे कि अगर एक माइंस में 5 वर्कमैन इंस्पेक्टर है तो उस माइंस में एवरेज एम्प्लॉयमेंट कितना हो सकता है। तो दोस्तों इसमें तो आपको बेसिक फंडामेंटल समझना होगा कि जैसे आप लोग जानते हैं माइन रूल के हिसाब से जिस माइंस में 500 और या उससे ज़्यादा एम्प्लॉय काम कर रहे हैं या वर्कर्स काम कर रहे हैं तो उस केस में वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट किया जाता है, जो कि माइनिंग डिसिप्लिन से एक, इलेक्ट्रिकल डिसिप्लिन में एक और मैकेनिकल डिसिप्लिन में एक। तो 500 अगर होते हैं तो 3 वर्कमैन इंस्पेक्टर रहते हैं। ठीक है, इसके बाद क्या बोलता है कि जब नंबर ऑफ वर्कर्स का जो नंबर है वो 1500 से ज़्यादा होता है तो हर 1000 के लिए एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर रहते हैं माइनिंग डिसिप्लिन में, यानी कि अप टू 1500, 1500 तक भी वही 3 रहेंगे। 500 में 3, एक माइनिंग से, एक मैकेनिकल से, एक इलेक्ट्रिकल से। जब 1500 नंबर से ज़्यादा होता है तब एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट होते हैं माइनिंग डिसिप्लिन में, यानी कि 1501 जब हो जाता है तो उस केस में और एक ऐड हो जाता है वर्कमैन इंस्पेक्टर, तो उस केस में 4 हो जाते हैं। ठीक है, फिर इसके बाद से हर 1000 एडिशनल 1000 नंबर के लिए एक एडिशनल वर्कमैन इंस्पेक्टर माइनिंग डिसिप्लिन में नॉमिनेट होते हैं। तो 1501 हो जाने से 4 हो जाएगा। फिर उसी तरह 2501 जब हो जाएगा तो 5 हो जाएगा। इसके बाद 3501 जब हो जाएगा उस टाइम में 6 हो जाएगा। तो अभी रुक जाते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि उस माइंस में 5 वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट है। जब 5 वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट है, जब 3501 हो जाएगा तब जाके 6 होगा, यानी कि 3501 से नीचे कौन सा नंबर है। ऑप्शन ए में जो नंबर है 3498, 3501 अभी तक हुआ नहीं तो यहाँ तक 5 रहेंगे। ठीक है, 3506 में कितना हो जाएंगे 6, 3741 में भी वही 6, क्योंकि जब तक 4501 हो जाएगा तब जाके 7 होगा। और ये 21 2198 में कितना रहेंगे 4, क्योंकि 2500 तक 4 रहेंगे, 2501 होने से 6 हो जाएगा। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 3498, क्योंकि 3501 हुआ नहीं है, 3501 हो जाएगा तो 6 हो जाएगा, तो इसीलिए 3498 होगा इस क्वेश्चन का सही आंसर। ठीक है दोस्तों, तो नंबर कुछ भी हो सकते हैं, जैसे यहाँ पे 5 वर्कमैन इंस्पेक्टर लिखा है पर्टिकुलर क्वेश्चन में, तो उसी तरह से आप निकाल सकते हैं कि अगर एक माइंस में 7 वर्कमैन इंस्पेक्टर है तो कितना हो सकते हैं एवरेज एम्प्लॉयमेंट। अगर इस टाइप का घुमा के पूछ रहा है तो इसका जवाब आप ऐसे निकाल सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 1 को आप अच्छे से समझ गए होंगे और ट्रिक को भी समझ गए होंगे कि कैसे निकालेंगे कि एवरेज नंबर ऑफ
वर्कर होने से कितना वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट होंगे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 के तरफ बढ़ते हैं। For nomination of workman inspector, workman should have dash years of experience in the mine, including at least dash years of experience in the mine for which he is nominated। ये क्या बोल रहा है कि एक वर्कमैन को वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट होने के लिए कितना साल का मिनिमम एक्सपीरियंस होना चाहिए माइंस में, और जिस माइंस के लिए वो वर्कमैन इंस्पेक्टर नॉमिनेट होने को जा रहे हैं उस माइंस में पर्टिकुलरली कितना एक्सपीरियंस होना चाहिए। इसका सही आंसर, ये तो डायरेक्ट माइन रूल का क्वेश्चन है। वर्कमैन इंस्पेक्टर 29 रूल नंबर 29 में क्लियरली मेंशन्ड है। कितना होना चाहिए वर्कमैन इंस्पेक्टर होने के लिए मिनिमम एक्सपीरियंस 5 ईयर्स टोटल एक्सपीरियंस में, यानी कि वो किसी भी माइंस में काम करके आया हो उसका मिनिमम माइंस में वर्क में एक्सपीरियंस 5 साल होना चाहिए, और जिस माइंस के लिए वो नॉमिनेट होने को जा रहा है वर्कमैन इंस्पेक्टर के हिसाब से उस पर्टिकुलर माइंस में मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। यानी कि उसका ओवरऑल जो टोटल एक्सपीरियंस मिनिमम 5 साल होना चाहिए, और जिस माइंस के लिए वो वर्कमैन इंस्पेक्टर उसको चुना गया है उस माइंस में मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। तो ये आंसर किस में है, ऑप्शन बी में है। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी 5 और 2। समझ गए, उसका टोटल एक्सपीरियंस 5 साल होना चाहिए, और जिस माइंस के लिए वो नॉमिनेट हुआ है उस माइंस में मिनिमम 2 साल का एक्सपीरियंस होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़ते हैं। What should be the minimum illumination standard where drill machine works? दोस्तों ये इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड रिलेटेड क्वेश्चन है, तो उसमें जितना भी एरिया दिया गया है और सब में इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड क्या होना चाहिए वो भी प्रेस्क्राइब किया गया है। और डीजीएमए सर्कुलर 2017 में ये आया था ये सर्कुलर। तो उस सर्कुलर को आप लोग ज़रूर अच्छे से याद करके जाइए, एरिया वाइज कौन सा एरिया में कितना इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड होना चाहिए। तो उसी से ये सवाल है कि जहाँ पे ड्रिल मशीन काम कर रहा होगा उसी एरिया में मिनिमम इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड कितना होना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है, 25 वर्टिकल, ऑप्शन बी बोल रहा है 15 हॉराइजेंटल 25 वर्टिकल, ऑप्शन सी बोल रहा है 10 हॉराइजेंटल, ऑप्शन डी बोल रहा है 25 हॉराइजेंटल 25 वर्टिकल। तो इसका सही आंसर क्या है, ये तो सर्कुलर में है, इसका सही आंसर है 25 वर्टिकल। जिस एरिया में ड्रिल मशीन काम कर रहा होगा उस एरिया में मिनिमम इल्यूमिनेशन स्टैंडर्ड कितना होगा, 25 वर्टिकल। ठीक है दोस्तों, इल्यूमिनेशन जो सर्वे किया जाता है कौन सा इक्विपमेंट यूज किया जाता है, जो इंस्ट्रूमेंट यूज किया जाता है लॉक्स मीटर। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, हु विल सेट परमानेंट और टेम्पररी स्पीड लिमिट्स फॉर एनी एरिया ऑफ द माइन और एनी व्हीकल और क्लास ऑफ व्हीकल। माइंस में जो स्पीड लिमिट सेट किया जाता है वो कौन डिसाइड करता है, उसका जो अथॉरिटी किसके पास है, कौन डिसाइड करेगा कि माइंस में मैक्सिमम स्पीड लिमिट कितना होगा। ये फिक्स नहीं रहता है, ये हर अलग माइंस में अलग अलग रहता है, कंडीशन के हिसाब से, हल रोड कंडीशन, उसका जो टेरेन है वो उसका ग्रेडियंट सब कुछ देख के, कितना ब्लाइंड कर्व है क्या है सब कुछ देख के वो फिक्स किया जाता है। तो कौन फिक्स करता है, इसका अथॉरिटी आज पर स्टैच्यूट किसको दिया गया है। ऑप्शंस क्या क्या है, ऑनर, सीआईएम, सीआईएम यानी कि चीफ इंस्पेक्टर ऑफ माइंस, ट्रेड यूनियन, मैनेजर। तो इसका सही आंसर क्या होगा, कौन डिसाइड करता है कि माइंस में स्पीड लिमिट कितना होगा, माइंस मैनेजर। ऑप्शन डी में जो ट्रैफिक कोड ऑफ ट्रैफिक रूल बनाया जाता है उसमें माइंस मैनेजर फिक्स करते हैं कि एक पर्टिकुलर एरिया में हो या पर्टिकुलर क्लास ऑफ व्हीकल हो या पर्टिकुलर व्हीकल के लिए स्पीड लिमिट कितना होगा, इसका अथॉरिटी माइंस मैनेजर के पास है, वो डिसाइड करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं।
विच ऑफ द फॉलोइंग सेफ्टी डिवाइस इज नॉट यूज्ड इन डंपर। ये जो ऑप्शन में 4 सेफ्टी डिवाइस का नाम लिखा गया है, इनमें से कौन सा सेफ्टी डिवाइस डंपर में यूज नहीं होता है। ऑप्शंस क्या क्या है? एवीए, एवीए यानी कि ऑडियो विजुअल अलार्म। ऑप्शन बी टेलेंट प्रोटेक्शन। ऑप्शन सी रोल ओवर प्रोटेक्शन। ऑप्शन डी ब्लाइंड स्पॉट मिरर। तो इसका सही आंसर क्या है? इनमें से कौन सा सेफ्टी डिवाइस डंपर में यूज नहीं होता है? इसका सही आंसर है ऑप्शन सी रोल ओवर प्रोटेक्शन। ऑडियो विजुअल अलार्म तो जानते हैं रिवर्स, जब रिवर्स करता है व्हीकल, रिवर्सिंग के दौरान ऑडियो विजुअल अलार्म यूज होता है। टेलेंट प्रोटेक्शन, ब्लाइंड स्पॉट मिरर, ये सब डंपर में यूज होते हैं सेफ्टी डिवाइस के हिसाब से। रोल ओवर प्रोटेक्शन किस में यूज होता है? रोल ओवर प्रोटेक्शन डोजर में यूज होता है, ठीक है, आरओपी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए ड्राइवर ऑफ हेवी व्हीकल shall not overtake another vehicle inside the mine unless the overtaken vehicle is traveling at a speed less than dash। ये क्या बोल रहा है कि एक माइंस में एक हेवी व्हीकल दूसरा व्हीकल को कभी ओवरटेक नहीं करना चाहिए जब तक कि जो ओवरटेकन व्हीकल है, इस यानी कि जिसको वो ओवरटेक करने के लिए जा रहा है उसका स्पीड किससे कम जब तक नहीं है। यानी कि जिसको ओवरटेक करने के लिए एक हेवी व्हीकल जा रहा है उसका स्पीड कितना किलोमीटर पर आवर से कम होने से जाके वो ओवरटेक करेगा, नहीं तो नॉर्मली ओवरटेक नहीं करेगा। ये डीजे में सर्कुलर रिलेटेड क्वेश्चन है। क्वेश्चन ऑप्शंस क्या क्या है? 10 किलोमीटर पर आवर, 15 किलोमीटर पर आवर, 25 किलोमीटर पर आवर, 30 किलोमीटर पर आवर। तो इसका सही आंसर क्या है? इसका सही आंसर है ऑप्शन ए 10 किलोमीटर पर आवर। यानी कि जब तक एक गाड़ी का स्पीड 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से कम ना हो तो उसको एक हेवी व्हीकल ओवरटेक नहीं करेगा हॉल रोड में, ठीक है। अगर उसका स्पीड 10 किलोमीटर से भी कम 10 किलोमीटर पर आवर स्पीड से भी कम है तब जाके उसको ओवरटेक करेगा, नहीं तो ओवरटेक अलाउड नहीं है हॉल रोड में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। फॉर द प्रेशर वेसल इन ड्रिल मशीन recommended frequency of NDT टेस्ट as per statute is dash। ये बोल रहा है कि ड्रिल मशीन में जो प्रेशर वेसल है उसका जो एनडीटी टेस्ट होता है, एनडीटी टेस्ट मतलब नॉन डिस्ट्रक्टिव टेस्ट, नॉन डिस्ट्रक्टिव जो टेस्ट होता है वो कितना फ्रीक्वेंसी में करना चाहिए। ऑप्शंस क्या क्या है? वंस इन एवरी 3 मंथ, वंस इन ए ईयर, वंस इन एवरी 2 ईयर्स, वंस इन एवरी 3 ईयर्स। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी वंस इन एवरी 3 ईयर्स। तो एनडीटी टेस्ट कितना फ्रीक्वेंसी में होता है? वंस इन एवरी 3 ईयर्स, 3 साल में एक बार एनडीटी टेस्ट होता है। और इसका जो प्रेशर, कितना प्रेशर में ये टेस्ट होता है? 1.5 टाइम्स ऑफ द मैक्सिमम वर्किंग प्रेशर। यानी कि वो जो प्रेशर वेसल है उसमें जो मैक्सिमम अलाउबल प्रेशर है उसका 1.5 टाइम्स यानी कि 1.5 गुना प्रेशर में एनडीटी टेस्ट किया जाता है। इसको हाइड्रोलिक टेस्ट भी बोलते हैं, ठीक है। एनडीटी टेस्ट 1.5 टाइम्स मैक्सिमम वर्किंग परमिसिबल प्रेशर का 1.5 टाइम से किया जाता है, जो कि हर 3 साल में एक बार करने का स्टैट्यूटरीली रिकमेंड किया गया है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। Which of the following safety device is not used in shovel? जो एक्सकावेटर में इनमें से कौन सा सेफ्टी डिवाइस यूज नहीं होता है? टर्बो चार्जर गार्ड, फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक होसेस, स्विंग मोटर ब्रेक, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस। कौन सा सेफ्टी डिवाइस एक्सकावेटर में यूज नहीं होता है? ऑप्शन डी प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस डंपर का एक सेफ्टी डिवाइस है। बाकी जो ऊपर में 3 है, टर्बो चार्जर गार्ड, फायर रेजिस्टेंट हाइड्रोलिक होसेस, स्विंग मोटर ब्रेक,
ये तीनों एक्सकावेटर का सेफ्टी डिवाइस है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। What should be the minimum width of haul road in a mine if width of largest dumper plying is 6 मीटर? ये बोल रहा है कि एक माइंस का हल रोड में जो सबसे लार्जेस्ट डंपर है, वाइडेस्ट जो डंपर है, उसका विड्थ है 6 मीटर। देन उस केस में उस माइंस का हल रोड का मिनिमम विड्थ कितना होना चाहिए? ऑप्शंस क्या क्या है? 18 मीटर, 20 मीटर, 23 मीटर, 12 मीटर। इसका सही आंसर कितना होगा? इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी, 23 मीटर। कैसे? हमारा जो स्टैट्यूटरी प्रोविजन है, एक माइंस का हल रोड का विड्थ कितना होगा? 3 टाइम्स ऑफ द वाइडेस्ट डंपर का विड्थ प्लस 5 मीटर। तो दिया गया है इसमें कि उसका विड्थ है 6 मीटर, जो वाइडेस्ट डंपर है उसका विड्थ है 6 मीटर। तो 6 मीटर का 3 टाइम्स क्या हो, कितना हुआ? 18 मीटर प्लस 5 मीटर, तो 18 प्लस 5 हो गया 23। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। समझ गए? और इसमें और एक सवाल भी है, उसमें जो दिया जाता है, बॉर्म दिया जाता है, बॉर्म का भी स्पेसिफिकेशन है। बॉर्म का स्पेसिफिकेशन क्या है? उसका टॉप पोर्शन 1 मीटर से कम नहीं होगा, बॉटम का विड्थ 2.5 मीटर से कम नहीं होगा, और इसका जो हाइट होगा, जो सबसे वाइड लार्जेस्ट डंपर जो चल रहा होगा, उसका टायर का डायमीटर उससे कम नहीं होगा। ये है बॉर्म का स्पेसिफिकेशन या पैरावेटवल का स्पेसिफिकेशन। ठीक है, तो इसका इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का सही आंसर कितना होगा? ऑप्शन सी, 23 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। रिस्क मैनेजमेंट इंक्लूड्स ऑल द फॉलोइंग प्रोसेस एक्सेप्ट। ऑप्शन में जो जितना भी प्रोसेस दिया गया है, इनमें से कौन सा प्रोसेस रिस्क मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता है? हम जो रिस्क मैनेजमेंट करते हैं ना, हिराक, हिराक तो पहले हीरा था, अभी हिराक हो गया है, HIRAC। हिराक क्या है? हजार्ड आइडेंटिफिकेशन एंड रिस्क असेसमेंट एंड कंट्रोल, हिराक। तो ये रिस्क मैनेजमेंट जो प्रोसेस है, DGMS का काफ़ी सारा सर्कुलर रिस्क मैनेजमेंट के ऊपर आया है, तो उसी रिलेटेड एक क्वेश्चन है कि इनमें से कौन सा प्रोसेस रिस्क मैनेजमेंट के अंदर नहीं आता है। ऑप्शंस क्या क्या है? रिस्क मॉनिटरिंग, रिस्क आइडेंटिफिकेशन, रिस्क अवॉइडेंस, रिस्क कंट्रोल। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर देखिए, रिस्क को हम मॉनिटर करते हैं कि नहीं, या एक बार हीरा हो गया तो हम छोड़ देते हैं क्या? एक बार हीरा होने के बाद फिर 6 मंथली रिव्यू, 1 ईयर रिव्यू, ईयरली रिव्यू, ये सब करते हैं कि नहीं? क्योंकि कंडीशन के हिसाब से हजार्ड भी चेंज हो जाते हैं और उसका रिस्क स्कोर भी बदलते रहते हैं, तो इसीलिए 6 मंथली रिव्यू, ईयरली रिव्यू, ये सब प्रोविजन है। तो वो सब हम जो कर रहे हैं, रिव्यू कर रहे हैं, मतलब मॉनिटर कर रहे हैं, तो रिस्क मॉनिटरिंग रिस्क मैनेजमेंट के अंदर आ गया। रिस्क आइडेंटिफिकेशन, पहले तो हम जो हजार्ड को आइडेंटिफाई करते हैं, इसके बाद रिस्क स्कोर निकालते हैं, तो ये आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस हो गया। इसके बाद रिस्क को कंट्रोल करते हैं, पहले रिस्क को, हजार्ड को आइडेंटिफाई किए, रिस्क स्कोर निकाले, फिर उसको मिटिगेटिंग मेजर्स हम लोग सजेस्ट करते हैं और उसको कंट्रोल करते हैं। लेकिन अवॉइड हम कर पाएंगे क्या रिस्क को? रिस्क मैनेजमेंट का मतलब अवॉइडेंस नहीं, हम अवॉइड तो कर नहीं सकते, उसको मैनेज कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं। तो इसीलिए इसका सही आंसर होगा रिस्क अवॉइडेंस, यानी कि रिस्क अवॉइडेंस रिस्क मैनेजमेंट प्रोसेस में नहीं आता है, क्योंकि रिस्क को हम अवॉइड नहीं कर सकते, उसको आइडेंटिफाई कर सकते हैं, उसको कंट्रोल कर सकते हैं और उसको मॉनिटर कर सकते हैं, लेकिन उसको अवॉइड नहीं कर सकते। इसीलिए इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। टू अलर्ट ऑपरेटर व्हेन अप्रोचिंग ऑब्स्ट्रक्शन व्हिच सेफ्टी डिवाइस इज फिटेड इन डंपर। डंपर का जो ऑपरेटर को अलर्ट करने के लिए, अगर कुछ ऑब्स्ट्रक्शन आ गया सामने में, कोई बड़ा सा पत्थर है या फिर कोई भी ऑब्स्ट्रक्शन है,
तो ऑपरेटर को अलर्ट करने के लिए कौन सा सेफ्टी डिवाइस डंपर में फिट किया जाता है? ऑप्शंस क्या क्या है? सीट बेल्ट रिमाइंडर, रेट्रो रिफ्लेक्टिव रिफ्लेक्टर्स, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस, टर्बोचार्जर गार्ड। इसका सही आंसर क्या है? ऑप्शन सी, प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस। प्रॉक्सिमिटी वार्निंग डिवाइस का ही काम होता है कि जो डंपर ऑपरेटर होता है उसको अलर्ट कर देना कि सामने कुछ ऑब्स्ट्रक्शन है। तो इसीलिए इसका सही आंसर ऑप्शन सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। ए ड्राइवर शाल नॉट पार्क हिज व्हीकल विद इन डैश डिस्टेंस फ्रॉम द वर्किंग एरिया ऑफ मोबाइल इक्विपमेंट। जिस एरिया में मोबाइल इक्विपमेंट चल रहा है उस एरिया का कितना डिस्टेंस के अंदर एक ड्राइवर अपना गाड़ी को पार्क नहीं करेगा माइंस के अंदर, क्योंकि मोबाइल इक्विपमेंट जहाँ भी चलता रहता है उस एरिया बिजी एरिया रहता है, तो उस एरिया में अगर गाड़ी पार्किंग कोई करेगा तो एक्सीडेंट होने का खतरा है। तो इसीलिए सर्कुलर के माध्यम से स्पेसिफाई किया गया है कि मिनिमम कितना डिस्टेंस मेंटेन करना चाहिए मोबाइल इक्विपमेंट का पार्किंग एरिया से। जब भी कोई ड्राइवर अपना गाड़ी को पार्किंग करेगा किसी भी रीजन की वजह से, तो कितना डिस्टेंस मिनिमम मेंटेन करेगा? 30 मीटर। मिनिमम 30 मीटर डिस्टेंस के बाद ही वो अपना गाड़ी को पार करेगा जहाँ पे मोबाइल इक्विपमेंट चल रहा है। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी, 30 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इलेक्ट्रिकल फायर हैज बीन कैटेगराइज्ड एज डैश। इलेक्ट्रिकल फायर को कौन सा क्लास ऑफ फायर में कैटेगराइज किया गया है? क्लास बी, क्लास ए, क्लास डी, क्लास सी। ये टाइपोलॉजिकल एरर है, टाइपिंग मिस्टेक है, ये सी होगा और इसका सही आंसर भी ऑप्शन डी होगा, क्लास सी। इलेक्ट्रिकल फायर क्लास सी कैटेगरी में आता है। क्लास ए सॉलिड फायर, क्लास बी लिक्विड फायर, क्लास सी इलेक्ट्रिकल फायर, क्लास डी मेटल फायर और क्लास के किचन फायर। तो इलेक्ट्रिकल फायर को कौन सा क्लास में कैटेगराइज किया गया है? क्लास सी। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। एबव ग्राउंड माइन प्लान शाल बी अपडेटेड एट एवरी डैश। जितना भी ओपन कास्ट माइंस है उसका जो प्लान एंड सेक्शंस रहते हैं वो कितना फ्रीक्वेंसी में अपडेटेड होना चाहिए एज पर स्टैट्यूटरी प्रोविजन। ऑप्शंस क्या क्या है? 3 मंथ्स, 6 मंथ्स, 12 मंथ्स, 1 मंथ। इसका सही आंसर क्या होगा? जो पॉडकास्ट माइंस का जो प्लान एंड सेक्शन रहता है वो कितना फ्रीक्वेंसी में अपडेटेड होता है? 12 मंथ, यानी कि साल में एक बार। इसमें कोई कंफ्यूज हो जाता है कि अब जितना भी आप देखे होंगे कैटेगरी ए का माइंस है, सभी माइंस में 3 महीने में अपडेटेड होता है, लेकिन इसीलिए कंफ्यूज लोग होते हैं कि नहीं 3 महीने में तो अपडेट होता है, लेकिन आंसर कैसे 12 मंथ लिखा है, मतलब साल में एक बार कैसे लिखा गया है? तो इसका ये उसका पीछे रीजन है कि देखिए हम डीजीएमएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं, तो डीजीएमएस का जो गाइडलाइन है एमएमआर में रेगुलेशन नंबर 61 रेगुलेशन नंबर 61 में कि जितना भी ओपन कास्ट माइंस में जितना भी प्लान एंड सेक्शन रहते हैं सब 12 मंथ में एक बार अपडेटेड होना चाहिए। लेकिन हम 3 महीने में कैसे करते हैं? इसलिए करते हैं, ठीक है, ये तो डीजीएमएस का गाइडलाइन हो गया कि मिनिमम साल में एक बार आपका अपडेट होना चाहिए, लेकिन जो आईबीएम का गाइडलाइन है जितना भी कैटेगरी ए माइंस है वो सब का माइन प्लान एंड सेक्शन हर 3 महीने में एक बार अपडेट होना चाहिए। तो अगर हम लोग 12 महीने में एक बार अपडेट करेंगे, डीजीएमएस का गाइडलाइन को तो कंप्लाई कर दिए लेकिन आईबीएम का गाइडलाइन को वायोलेट कर लिए, इसीलिए 3 महीने में करते हैं। 3 महीने में करने से आईबीएम का गाइडलाइन भी हम लोग फॉलो किए, डीजीएमएस का गाइडलाइन भी फॉलो किए। मतलब डीजीएमएस ये नहीं बोल रहा है कि 12 महीने में एक बार करना है, मिनिमम यानी कि कम से कम हर 12 महीने एक बार करना है। अगर आप उससे पहले भी कर दे रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, तो इसीलिए 3 महीने में एक बार किया जाता है प्रैक्टिकली, क्योंकि आईबीएम का गाइडलाइन है कैटेगरी ए माइंस के लिए। लेकिन क्योंकि हम डीजीएमएस का एग्ज़ाम दे रहे हैं उसका गाइडलाइन बोलता है कि मिनिमम
वंस इन एवरी 12 मंथ्स प्लान एंड सेक्शन अपडेट होना चाहिए, इसीलिए 12 महीने में जो एक बार अपडेट होना वही सही आंसर होगा। ठीक है, इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। नोटिस ऑफ नोटिफाइड डिजीजेस इज टू बी गिवन इन डैश। जितना भी नोटिफाइड डिजीजेस है कौन सा फॉर्म में हम लोग सबमिट करते हैं? फॉर्म 4A, फॉर्म 2, फॉर्म 5, नॉन ऑफ दीज। इसका सही आंसर क्या होगा? फॉर्म 5। ठीक है, जितना फॉर्म है माइन रूल और रेगुलेशन में वो सबको आपको याद रखना पड़ेगा। इसको बहुत इजी है, आपको एक बार याद रखना। फॉर्म 4A में क्या रहता है? नोटिस ऑफ एक्सीडेंट। फॉर्म 2 में क्वार्टरली रिटर्न। फॉर्म 3 में एनुअल रिटर्न। फॉर्म 5 में नोटिस ऑफ डिजीज। फॉर्म 6 में कंट्रावेंशन पॉइंटेड आउट बाय इंस्पेक्टर्स। ठीक है, और फॉर्म 1 में क्या रहता है? फॉर्म 1 में नोटिस ऑफ ओपनिंग, क्लोजिंग, नोटिस ऑफ अपॉइंटमेंट, नोटिस ऑफ टर्मिनेशन, ये सब जाता है फॉर्म 1 में। तो नोटिस ऑफ डिजीज कौन सा फॉर्म में हम लोग सबमिट करते हैं? फॉर्म 5 में। ठीक है, फॉर्म बी। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अच्छा, ये आखिरी क्वेश्चन था आज का क्वेश्चन सेट का। तो इसी तरह वीडियो आगे भी देखने के लिए चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरा हर अपडेट आपके पास पहले नोटिफिकेशन के माध्यम से आए। और वीडियो को फ्रेंड सर्कल में भी आपका शेयर कीजिए ताकि मैक्सिमम लोग इस टाइप का वीडियो देख के उसका फ़ायदा उठा सकें। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं एक नया वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।